तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी के रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलती है, मगर वह देर शाम तक भी घर वापस नहीं आती है। घर वाले काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस स्टेशन में इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की की गायब होने की खबर सुनकर पूरे शहर में हड़कंप मच जाती है। इसके बाद पुलिस तेजी से उस लड़की को खोजने निकलती है। खोजने के बाद लड़की तो मिलती है, मगर मुर्दा। इसके बाद लड़की के इस शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी सवाल यह थे कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की। पुलिस वाले इसी सवाल की जवाब ढूंढने के लिए अब दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात खोजने के बाद पुलिस वालों को रिजल्ट भी मिलती है, मगर यह रिजल्ट चौंका देने वाली थी। दुनिया की नजरों में जिस लड़की की हत्या हो चुकी थी वही ही मर्डरर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़की की कत्ल हो चुकी हो वही कातिल निकले। हम आपको आज जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। शिखा दुबे की उम्र 2011 में 23 वर्ष थी और वह इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। 10 जून 2011 को शिखा कुछ जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलती है और घर के आदमियों को बोलती है कि थोड़ी देर में वापस चली आऊंगी, मगर काफी देर होने के बावजूद भी वह वापस नहीं आती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है घर वालों की टेंशन वैसे ही बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद शिखा दुबे के परिवार वाले अपने स्तर से खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी कॉल करके शिखा के बारे में पूछा जाता है, मगर कहीं से भी शिखा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले मामला दर्ज करने के बाद राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। जवाब में शिखा दुबे के पिता दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव ही इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। पुलिस को बयान दिए राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव हमेशा शिखा को परेशान करता रहता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो न हो कहीं दीपू यादव ने ही मेरी बेटी को गायब किया है, नहीं तो हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस वाले तुरंत एक्टिव होते हैं और भागते हुए दीपू यादव के घर जाते हैं, मगर यहाँ आने पर उन्हें ये मालूम पड़ती है कि दीपू यादव खुद ही घर से लापता है, जिसके बाद पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वह दीपू यादव को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर पुलिस वाले शिखा दुबे की भी तलाश कर रहे थे। इसी खोजबीन में सरयू कैनाल कॉलोनी के जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश की चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दी गई थी। लड़की की लाश मिलने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही शिखा दुबे के पिता को इन्फॉर्म करते हैं और उनसे इस शव की पहचान करने की मांग करने लगते हैं। लड़की के चेहरे को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था कि उसके चेहरे से तो ये मालूम करना मुश्किल था कि आखिर ये लड़की कौन है, मगर लड़की के कपड़े, कद काठी, उसके आसपास बिखरे हुए सामान और गले में काला धागा से ये साबित हो जाता है कि मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे है। परिवार वाले इस शव को अपनी बेटी के तौर पर पहचान लेते हैं, क्योंकि शिखा दुबे जिस दिन घर से निकली थी वह इसी सब सामग्री को पहनकर निकली हुई थी। इसके अलावा सभी सामान, चप्पल और घर में पहना हुआ काला धागा शिखा दुबे की ही थी। शव की पहचान हो जाने के बाद लड़की के इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम में ये मालूम पड़ती है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी जिक्र किया जाता है और शरीर के कई अंगों को भी सिगरेट से जलाया गया था। मतलब लड़की के शरीर के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई थी। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और वह जल्द से जल्द ही इस केस को सॉल्व करने की मांग करने लगते हैं। इसके बाद सभी पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद इस शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो कि राम प्रकाश दुबे ने दीपू यादव पर अपनी बेटी की हत्या की शक जताया था। तो पुलिस वाले भी अब दीपू यादव को बड़ी तेजी से ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दीपू यादव से जुड़े अनेकों दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आती है। इसके बाद
पुलिस वालों के पूछताछ में दीपू यादव का एक फ्रेंड हाथ आता है, जो पुलिस वालों को बताता है कि दीपू यादव हमेशा सोनभद्र आता जाता रहता है और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र कई बार किया था। इसके बाद गोरखपुर की पुलिस तुरंत ही सोनभद्र के लिए निकल जाती है, मगर कई घंटों तक तलाश करने के बावजूद भी दीपू यादव पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता है। यही खोजबीन करते करते पुलिस वाले एक घर के पास पहुंचते हैं, जो कि अंदर से बंद था। पुलिस वाले कई बार दरवाजे पर नॉक करते हैं, जिसके बाद अंदर से एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि वही लड़की शिखा दुबे ने खोली थी, जिसकी कुछ दिन पहले ही अंतिम संस्कार कर दी गई थी। जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस वाले तलाश कर रहे थे, वही शिखा दुबे अब पुलिस वालों के सामने खड़ी थी। शिखा दुबे को देखते ही पुलिस वाले इस पूरी मामले को समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही वह घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर का नजारा और ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि इस केस का क्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव था। उसके बाद पुलिस वालों के मन में यह सवाल खटकनी शुरू हो जाती है कि शिखा दुबे तो जिंदा है, मगर अभी अभी कुछ दिन पहले जिस लड़की की अंतिम संस्कार हुई है, वह लड़की कौन थी? आखिर उनकी हत्या किसने की? इन सभी सवालों का अगर कोई सही जवाब दे सकता था तो वो सिर्फ दो ही लोग थे, शिखा दुबे और दीपू यादव। जिसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके बाद यहाँ इन लोगों से पूछताछ शुरू की जाती है। शिखा दुबे पूछताछ में एक खुलासा करती है कि दीपू यादव उसके ही कॉलेज में पढ़ा करता था और वह शिखा के घर के बगल में ही रहता था। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और संग जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं, मगर इसके बारे में किसी तरह से शिखा दुबे के परिवार वालों को खबर लग जाती है। जिसके बाद शिखा दुबे के परिवार वाले शिखा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। इस कारण इन दोनों की मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो ये सब समान था, मगर फिर मौका मिलते ही ये दोनों आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और 18 अप्रैल 2011 को गोरखपुर के एक मंदिर में ही जाकर ये दोनों चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने की भनक किसी को भी नहीं लगने देते हैं और ये दोनों अपने अपने घर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद दीपू यादव अब शिखा को अपने साथ रखने की प्लानिंग करने लगता है। इन दोनों को अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर ये दोनों परिवार वालों को बता भी देंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली है, मगर फिर भी वह राजी नहीं होंगे। इसके बाद दीपू यादव अपनी इस परेशानी की जिक्र अपने एक दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वह ट्रक चलाया करता था। दीपू यादव की बातें सुनने के बाद सुग्रीव बोलता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो दिखने में पूरी तरह शिखा दुबे जैसी ही लगती है। उसकी कदकाठी पूरी तरह शिखा से मैच करती है। अगर हम उनकी हत्या कर दे और शिखा दुबे की कपड़ा उस लड़की को पहना दे और उसकी चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दे, तो मरी हुई उस लड़की को सभी लोग शिखा दुबे ही समझने लगेंगे। उसके बाद तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। शिखा दुबे और दीपू यादव को ये प्लानिंग काफी जबरदस्त लगती है और वह इस काम को अंजाम देने की तैयारी करने लगते हैं। प्लान के बाद सुग्रीव शिखा जैसी दिखने वाली लड़की को कांटेक्ट करता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक नौकरी है। अगर तुम्हें ये नौकरी चाहिए तो तुम मुझे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का हिसाब ही तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी लगभग यही कहीं थी। पूजा कुमारी की 3 वर्ष की एक बेटी थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह काम ढूंढ रही थी, जिसके बाद वह आगे से ऑफर मिलने पर वह इसे मना नहीं कर पाई। जिसके बाद वह काम के तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुग्रीव तुरंत ही इस बात की खबर शिखा और दीपू के देते हैं और ये तय किया जाता है कि 10 जून 2011 को इस प्लान को हकीकत में बदला जाएगा। प्लानिंग के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है और शिखा दुबे दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। जिसके बाद सुग्रीव पूजा को एक जंगल में लाता है और यहाँ वह गाड़ी रोककर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। जिसके बाद ये लोग पूजा को गाड़ी से निकालते हैं और जंगल के बीच ले जाकर सुग्रीव और दीपू पूजा की गला दाबकर हत्या कर देते हैं। जिसके बाद शिखा जो नए कपड़े बाजार से किन कर लाई थी वह खुद ही पहन लेती है और घर से जो कपड़े वह पहन कर आई थी वह पूजा को पहना देती है। जिसके बाद उसके शरीर को बड़ी ही बेरहमी से बिगाड़ दिया जाता है और उसके शरीर पर कई जगह सिगरेट से भी
दागे जाते हैं। यहाँ तक कि जो काला धागा शिखा पहन कर आई थी, उस काले धागे को भी वह पूजा को पहना देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा दुबे के तौर पर हो सके। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा उसके कपड़े को अपनी बैग में छुपाकर रख लेती है। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत ही वहां से सोनभद्र के लिए निकल जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने एक खलासी के साथ मिलकर उस शव को उठाकर सरयू केनाल के एक जंगल में ले आकर फेंक देता है। कुछ दिनों तक तो इनका प्लान खूब काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ आती है तब इनके पर्दा पर से राज खुल जाता है। शिखा दुबे की इस हरकत के बारे में सभी लोग जानकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इतनी भोली सी दिखने वाली शिखा दुबे इतनी बड़ी जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दे सकती है। शिखा दुबे ने अपने प्यार को पाने के लिए एक 3 साल की बेटी से उसके मां की साया उठा दी। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे को उनके पिता के पास लाया जाता है तब उन्हें एक पल के लिए यकीन भी नहीं होता है कि जिस लड़की को वह अंतिम संस्कार कर चुके हैं वो अब उनके सामने खड़ी है। जिसके बाद पिता अपनी बेटे की गाल पकड़कर इस बात की पुष्टि करते हैं और फिर अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए बोलते हैं कि जिसने जघन्य कार्य को इसने अंजाम दिया है, इसे जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। जिसके बाद इन सभी को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद दीपू यादव और शिखा दुबे बेल लेकर बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी शादी करके खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस केस की फाइल अभी भी अदालतों में धूल फाँक रही है। वैसे आपके अनुसार इन सभी को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।